अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड प्लांट्स क्वांटम थ्योरी, चैप्टर नंबर 5 है। और इसमें आज हमने डिस्कस करना है सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया था इन 1911 के अंदर। इसने सबसे पहले क्या लिया, ये जो यहाँ पर मैंने सर्कल लगाया हुआ है ये बेसिकली है गोल्ड फॉयल 0.0004 सेंटीमीटर, इतना बारीक इसने जो है वो गोल्ड फॉयल का लिया और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की इसने स्ट्राइक करवाई। ये एटम्स पड़े हुए हैं, एक ब्रिक जिले इसने ली, इसके ऊपर इसने क्या करवाया, स्ट्राइक करवाई। किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। ये अल्फा पार्टिकल्स इसने कहाँ से लिए थे? इसने अल्फा पार्टिकल्स रेडियम से लिए और पोलोनियम से, ये दोनों सोर्स थे जिससे ये अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये कहाँ से लिए थे? रेडियम से और पोलोनियम से, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल था और ये क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जब ये इंट्रोड्यूस करवा रहे थे इसके सामने इन्होंने क्या किया, ये गोल्ड का जो एटम था जिसकी यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फाइल लिया हुआ था, झिल्ली कितनी बारीक थी 0.00004 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसके सामने रख दी, यहाँ पर इसने स्ट्राइक किया। अब इसने क्या देखा, इसने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल इससे पास हो रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड, कुछ जो है वो डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं और कुछ जो पार्शियली डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। तो इसने यहाँ पर क्या काम किया, इसने इनके सामने ये जो यहाँ पर ये एटम लगे हुए हैं, ये जो एटम पड़ा हुआ है इसके सामने यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये सपोज यहाँ पर एटम पड़ा हुआ है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर इसने स्लेट लगा दी, एक यहाँ पर स्लेट लगा दी, एक यहाँ पर इसने स्लेट लगा दी और एक स्लेट यहाँ पर लगा दी। जब इसने यहाँ पर स्लेट लगा दी, यहाँ पर भी सेम ऐसे यहाँ पर स्लेट लगी हुई थी, यहाँ पर भी स्लेट लगी हुई थी, और इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फेट का जो है वो कोट कर दिया। यहाँ पर इसने कोट कर दिया जिंक सल्फेट के साथ, ZN के साथ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसे इसने कोट कर दिया ZNS के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे वो रेडिएशंस निकली यहाँ से, कुछ पास कर गई, जैसे ही पास हुई यहाँ से पास करके इसके ऊपर स्ट्राइक किया, हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या चीज है, कोई चीज आकर स्ट्राइक कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ रेडिएशंस इसके ऊपर जाकर स्ट्राइक हुई, कुछ रेडिएशन इसके ऊपर जाकर स्ट्राइक हुई, तो कुछ रेडिएशन जो है वो यहाँ पर जाकर स्ट्राइक हुई। तो इसने ये कहा कि यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास कर गए। इसके बाद नेक्स्ट फ्यू डिफ्लेक्टेड एंड सम वर डिफ्लेक्टेड लार्जली, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट होकर बैक चले गए। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा, इसका कंक्लूजन वो बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस खाली थी इन दोनों एटम्स के दरमियान, यहाँ पर स्पेस खाली थी और यहाँ पर ये मूव कर गए, स्पेस बहुत ज्यादा खाली है। इसके बाद क्या कहते हैं, सेंटर हैवी रीजन डिफ्लेक्ट, जो सेंटर में अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया, जो सेंटर में स्ट्राइक किया तो वो डिफ्लेक्ट नहीं, वो यहाँ पर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, वो आगे पास नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो कि हैवी पार्ट है और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेम चार्जेस को डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता। तो इट मीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसने इन चार्जेस को क्या किया, डिफ्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इसको इसने नाम दिया, इसको नाम दिया न्यूक्लियस का। द न्यूक्लियस ऑक्युपाइज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ये जो न्यूक्लियस को इसने नाम दिया था वो कहता है इसका जो वॉल्यूम था वो स्मॉल था, एंड यहाँ पर बाकी जो वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है वो कौन कर रहा है, बाकी वॉल्यूम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं वो बाकी वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई कर रहे हैं। जो थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो न्यूक्लियस कर रहा है, बाकी जितना भी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है वो ऑक्युपाई कर रहे हैं। पास्टुलेट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच हैव पॉजिटिव चार्ज। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एटम है उसके ऊपर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका मैस। न्यूक्लियस इज सराउंड बाय सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी एक एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन अराउंड द न्यूक्लियस इज क्लोज टू प्लैनेट्स अराउंड द सन। वो ये कहते हैं कि जिस तरह जो अर्थ है वो सन के गिर्द जो है वो सर्कल लगाती है, तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो सर्कुलर मोशन में जो है। इसके डिफेक्ट से पहला डिफेक्ट, दिस मॉडल, ये जो इसने मॉडल दिया था इज बेस्ड अपॉन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। वो ये कहते हैं कि इसके अंदर ग्रेविटेशन, अगर ये बात को कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर मोशन भी है और इसके अंदर ग्रेविटेशन भी है। इसको ये फॉलो करेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स को भी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोशन को भी यहाँ पे ये अप्लाई करेगा। लेकिन these laws can be easily applicable in a neutral body। ये laws सिर्फ जो न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, ये laws इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, तो इट मींस ये laws इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि ये चार्ज है और ये लॉ जो है तो न्यूट्रल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट कंटीन्यूअस एनर्जी कंटीन्यूअसली। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये कंटीन्यूअसली जो एनर्जी है वो इमिट कर रहा है। अगर वो कंटीन्यूअसली एनर्जी इमिट करता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या कर लेगा, लूज कर लेगा और ये कोलैप्स हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एटम जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जाए इसके बाद जो है वो खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसने ये कहा था, तो ये इसका ये भी डिफेक्ट था। थर्ड ये कहते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटीन्यूअसली। अगर ये एनर्जी कंटीन्यूअसली इमिट कर रहा है तो ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। हालांकि जो एटम था मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमने देखा था, उसके अंदर जो एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रम को शो करता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता। अब लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है ये वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक भी आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वहां पर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। स्पेक्ट्रम पहले बता रहा हूँ कि जब व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो वहां पर जो है जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। वो जो स्पेक्ट्रम है दो तरह का है, एक है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस होती हैं वो डिफ्यूज हुई होती हैं। कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो लाइंस हैं वो डिफ्यूज, वहां पर कोई पार्टीशन नहीं होती। जिस तरह रेनबो है तो उसके अंदर जो कलर्स बनते हैं वो डिफ्यूज हुए होते हैं, तो यहाँ पर जो लाइंस बनी होंगी वो डिफ्यूज होंगी, तो एटम के अंदर ये लाइन जो है वो डिफ्यूज नहीं है। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनकी लाइन जो है वो सेपरेटेड है। तो इट मींस ये जो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी निकाल रहा है तो उसे लाइन, उसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। एक्चुअली जो एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रम को जो है वो शो कर रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द ड्रॉबैक्स ऑफ या गिव द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये इसके 3 डिफेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। 1900 के अंदर प्लांक्स ने जो एक थ्योरी पास करवाई थी, इसने ये कहा कि क्वांटम थ्योरी ऑफ एन लाइट टू एक्सप्लेन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेडिएशन। इसने एमिशन रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के बारे में एक कंसेप्ट दिया था। वो कंसेप्ट कौन सा था? वो ये कहता है कि जहां पर एनर्जी, जहां पर लाइट एब्जॉर्ब हो या एमिट हो, उनकी जो वहां पर जैसे वो मूव कर रहे होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, उनकी एब्जॉर्प्शन और उनकी एमिशन कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। इस तरह नहीं होता कि वो एक ही सीक्वेंस के साथ जो है, सपोज लाइट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एक ही सीक्वेंस के साथ मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उनके अंदर जो है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस, कभी वो ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो इसने ये कहा कि वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर के थ्रू जो है वो वहां पर
एमिशन भी होती है एनर्जी, वहां पर एब्जॉर्ब भी होता है एनर्जी। वहां पर लाइट भी एब्जॉर्ब होती है, एमिशन भी होती है, लेकिन कौन सा मैनर होता है? डिसकंटीन्यूअस मैनर होता है, कॉन्टिन्यूअस मैनर नहीं होता। इसके बाद इट इज अ कंपोज्ड टू लार्ज नंबर ऑफ टिनी डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड क्वांटा। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो यहाँ पर कहता है एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर, इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिन डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड क्वांटा। ये क्वांटम की जमा है, ये क्वांटम की जमा है क्वांटा। ये बेसिकली वेव पैकेट्स होते हैं। ये एक वेव पैकेट यहाँ पर देखिएगा, ये एक वेव पैकेट, फिर ये दूसरा वेव पैकेट, इसी तरह ये तीसरा वेव पैकेट, ये चौथा वेव पैकेट, ये वेव पैकेट है। इस वेव पैकेट को हम कहते हैं क्वांटम, और 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 और ये 4 क्वांटम, इसको हम कहते हैं क्वांटा। ये सारे क्वांटा हैं, क्वांटम की जमा क्वांटा। तो एक को हम कहेंगे क्वांटम और ये चारों को हम क्या कहेंगे? क्वांटा। तो यहाँ पर वो ये कहता है एनर्जी पास्टुलेट्स की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ कंटीन्यूअस बट इट इज अ डिसकंटीन्यूअस मैटर टू फॉर्म अ वेव पैकेट। ये क्या बनाता है? वेव पैकेट। एक वेव पैकेट ये, फिर वे चाहे एनर्जी हो चाहे लाइट हो, वो हमेशा वेव पैकेट के थ्रू ही मूव करेगी। पहले एक वेव पैकेट बन जाएगा, फिर दूसरा वेव पैकेट बन जाएगा, फिर तीसरा वेव पैकेट बन जाएगा। तो हमेशा वेव पैकेट के थ्रू ही वो मूव करेगी, वो कॉन्टिन्यूअस मैटर के थ्रू वेव मूव नहीं करेगी। इसके बाद वो कहता है इन अ लाइट क्वांटम ऑफ द एनर्जी, अगर हमारे पास कोई एनर्जी है तो हम कहते हैं फोटोन, और अगर हमारे पास यहाँ पर कोई लाइट है, अगर हमारे पास कोई लाइट है उसकी एनर्जी को हम कहते हैं फोटोन। और इसके बाद यहाँ पर अगर हमारे पास कोई यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एनर्जी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हमारे पास वो क्वांटम है, वो हमारे पास वेव पैकेट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। जो बॉडी है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। चाहे वो एब्जॉर्ब कर रही हो चाहे वो इमिट कर रही हो, तो वो क्वांटा के फॉर्म में ही ये प्रोसेस करेंगी। एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रिलेशन आ जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V इज यहाँ पर क्या चीज है? क्वांटम। H इज द प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है? 6.625 10⁻34 जूल सेकंड। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और यहाँ पर हमारे पास V क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स, 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, वेवलेंथ हमारे पास है, और इसके बाद वेव नंबर हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, के नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। अब सपोज यहाँ पर ये मूव कर रही हैं, तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि 1 सेकंड में ये वेव्स कितनी पास कर गई हैं। 1 सेकंड के अंदर जितनी ये वेव पास करेंगे, कितने ये क्वांटम जो है वो पास करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। अब इसे हम शो कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय V, साइकिल पर सेकंड, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। और यहाँ पर C इज इक्वल टू V लैम्डा, V इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। C क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज 8 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटर द वेवलेंथ, ये आपके पास है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद वेवलेंथ आ जाता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ। ये एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ है, ये दोनों नहीं है, ये और ये दोनों नहीं होंगे, ये यहां से लेकर ये नहीं है, बल्कि ये दोनों एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ है। यहां पर देखिएगा ये वेव है, ये मूव कर रही है, यहां से क्रस्ट एंड ट्रफ, ये दोनों एडजेसेंट है, एक दूसरे के करीब करीब, ये एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ है। तो वो ये कहते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ इन द बीम ऑफ द रेडिएशन। इन द बीम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। अब इसे हम कैसे शो करते हैं? मीटर इसका यूनिट है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम इसका यूनिट है, E इज इक्वल टू HV, ये आपने रिलेशन निकाला।
इसके बाद v इज इक्वल टू सी ओवर लैम्बडा, दोनों को कंपेयर करोगे तो e इज इक्वल टू 8c ओवर लैम्बडा आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद लैम्बडा इज इक्वल टू 1 ओवर v बार, और v बार यहाँ पर क्या चीज़ है, वेव नंबर यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो e इज इक्वल टू 8cv। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट e इज इक्वल टू 8cv। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे प्रूव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये भी आ जाता होता है कि डिफरेंशिएट कर दो दोनों को। इसके बाद एक और भी आ जाता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ पर वेव नंबर एंड वेवलेंथ। वेव नंबर को यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, वो यहाँ पर देखिएगा, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ wave, the number of wave per unit distance, is called, आपके पास क्या आएगा, wave number। the number of wave per unit distance is called wave number, it is denoted by v bar, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर मीटर। ये इसका यूनिट होगा, ये इसका है, और यही इसका रिलेशन, इसके नीचे ये रिलेशन लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास वेव नंबर आ जाएगा, ये वेव लेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी थी। तो ये आज का हमारा जो था वो टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम।